नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से संबंधित आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक जारी हैं। पीछे के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सभी आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो मित्रों देख लेना, जिससे आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएँ हैं उनमें अच्छी सफलता आपको हासिल हो सके। और वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आप कुछ मेंबर हैं इस प्रकार के हैं जिनको ये नहीं पता है कि सब्सक्राइब सर कैसे करें। तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, उसी के नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब ऑप्शन दिखाई देगा। सब्सक्राइब बटन लाल अक्षरों में दिखाई देगा, उसको प्रेस कर दें, उसको दबा दें। और दबाने के बाद में उसके आगे दे रखी है बेल यानी घंटी एक, उसको दबाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आल ऑप्शन दिखाई देगा। उसको आप जब प्रेस कर देंगे आल ऑप्शन को, तो हमारे द्वारा जितने भी प्रेषित वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपकी जो मोबाइल की होम स्क्रीन है वहाँ पर शो हो जाएंगे। जो ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आपको लगातार सूचित या सूचनाएं मिलती रहेंगी कि कब वीडियो अपलोड हुआ है। और नहीं तो मित्रों, जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक सूचना नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी जितने आपके मित्र हैं उनके साथ में भी लिंक को शेयर करें, या उनको बता दें कि आप गूगल पर भी एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे द्वारा जो भी प्रसारित वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। या यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन, तो आपको हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको शो होंगे। और आप देखकर आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें अच्छी सफलता हासिल कर सकेंगे। और हमारा चैनल लास्ट जो 3 महीने हैं उनसे चालू हुआ है या चालू किया गया है, और 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। ये आप सभी के सहयोग के कारण संभव हुआ है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज देखते हैं मित्रों, आपके सिलेबस में दिया हुआ एक खास टॉपिक राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र। इसमें हम जानेंगे जनजातियाँ क्या होती हैं और संविधान में कहाँ इनको अंकित किया गया है, अन्य नाम क्या हैं जनजातियों के, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो राजस्थान में शामिल हैं। तो देखिए पूरा टॉपिक क्या दे रखा है। देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहले आपकी जनजाति की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। जनजाति कहते किसे हैं? जनजाति या ट्राइब जिसको बोलते हैं, वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। यानी राज्य का जब विकास नहीं हुआ था उस समय भी जो जनजाति है या सामाजिक जो समुदाय है वह अस्तित्व में था। या जो अब भी राज्य के बाहर हैं जनजाति, वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के जो भी आदिवासी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जनजाति। आदिवासियों के लिए याद रखेंगे इसको। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। भारत के अगर संविधान की बात की जाए तो जनजाति है, उसके स्थान पर अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है, और इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदिवासी जनजाति बोला गया है तो आदिवासी किसे कहते हैं। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, और इसका अर्थ है मूल निवासी। आदिवासी शब्द है वो दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, और इसका अर्थ की अगर बात करें आदिवासी शब्द की तो इसको क्या कहते हैं, मूल निवासी कहा जाता है। राजस्थान की अधिकांश आदिवासी जनजातियां अरावली के दक्षिणी भाग में जो घने जंगल पड़ते हैं या ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उन पर निवास करती हैं। तो याद रखेंगे, जो भी आदिवासी जनजातियां हैं वो अरावली के दक्षिणी भाग में जो घने जंगल पड़ते हैं और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर ये जनजातियां निवास करती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.60%
राजस्थान की कुल जनसंख्या जितनी भी है मित्रों, उसमें से 12.60% अनुसूचित जनजाति है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा दिया हुआ है। और भारत देश की बात करें तथा भारत के कुल आदिवासी का 7.87% राजस्थान में निवास करती है। भारत के कुल आदिवासी हैं उनका 7.87% है राजस्थान में। और समय समय पर अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न विद्वान विभिन्न नामों से संबोधित करते रहे। तो ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको समय समय पर अनेक प्रकार के जो विद्वान हुए हैं पुराने समय में, उन्होंने विभिन्न नाम दिए हैं, इनको विभिन्न नामों से इनको संबोधित किया है। तो देखते हैं किन किन विद्वानों ने किन किन नामों से इनको पुकारा है। ये विद्वान हैं मित्रों एच एच रीसले, एन जी लेसी, वारियर एल्विन तथा ठक्कर बापा। इन्होंने इनको कहा है आदिवासी। ए बेंस, इन्होंने बोला है पर्वतीय कबीला। जे एच हटन, इन्होंने पिछड़े कबीले। और क्रोबर नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने बोला है आदिम जाति। इसके अलावा देखिए क्या दे रखा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 25 अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार से घोषित किया गया है। तो ये इस प्रकार के समुदाय या आदिवासी समुदाय हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके इनको इस प्रकार से घोषित किया गया है अनुच्छेद 342 के तहत। विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो मित्रों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने आदिवासियों की भलाई के लिए एक कार्य दल गठित किया था। 1982 में किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के द्वारा आदिवासियों की भलाई के लिए एक कार्य दल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने या यूएनओ द्वारा अपने सदस्य देशों में प्रति वर्ष 9 अगस्त को बैठक कब हुई मित्रों? 9 अगस्त 1982 को हुई थी। और फिर इसके बाद में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के द्वारा। आगे देखिए इन समुदायों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, आदिम लक्षण देखने को मिलते हैं। भौगोलिक अलगाव, यानी भौगोलिक जो समुदाय है उनसे अलगाव है इनको। और विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच ये खाते हैं या करते हैं। और आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ापन इनमें देखने को मिलता है, इतने मजबूत नहीं होते हैं आर्थिक तौर पर देखा जाए तो। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं? संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेरित हैं या अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेरित हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। ये लिखा गया है 5वीं अनुसूची के भाग ग में। तो ये डिटेल है मित्रों, याद रखेंगे इसको। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12/2/1981 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना कब किया गया है? 12/2/1981 को। जो भी क्षेत्र हैं या राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किए गए क्षेत्र हैं उनके भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में इनको घोषित किया गया है 12/2/1981 को। आगे देखिए राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां।
तो ये पूरी डिटेल आपके ध्यान में रखनी है मित्रों। अनुसूचित जनजातियां शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 25 में इस प्रकार की गई है। ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूह जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उस शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 25 में आपको देखने को मिलेगी, और अनुच्छेद 342 में इनको अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है। ये बात दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मित्रों, राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजातियों की सूची इस प्रकार से है। कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है वो देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजातियां, और ये क्रम संख्या दे रखी है एक साइड में। तो पहली दे रखी है भील तथा इसकी उपजातियां। भील गरासिया, डोली भील, डूंगरी भील, डूंगरो गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, बागलिया, बिलाला, पावड़ा, बसावा और बसावे, ये भील तथा इनकी उपजातियां हैं मित्रों। जो भी नाम दिए हुए हैं आपको ये पता होना चाहिए कि गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, बागलिया, बिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे, ये सारे भील जाति के अंतर्गत या उसकी उपजातियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मित्रों भील, मीना, डामोर व इनकी उपजातियां डामरिया, दानका, ताड़वी, तेतड़िया, बालवी, ये जातियां हैं। और दे रखे हैं गरासिया, कथोड़ी व दूसरी उपजाति कटकड़ी, दौर कटकड़ी, दौर कटकड़ी, सोन कथोड़ी, सोन कटकड़ो, ये जातियां हैं मित्रों अनुसूचित जनजातियां। कथोड़ी, दूसरी उपजाति कटकड़ी, दौर कटकड़ी, सोन कथोड़ी, सोन कटकड़ो, तो ये नाम ऐसे ही हैं, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। और 7वें नंबर पर दे रखे हैं आपकी कोकना, कोकनी, कूकना, कोकना, कोकनी, कूकना। और 8वें नंबर पर दे रखे हैं कोल्लो, ढोर, टोकरे, कोली, कोलचा, कोलगा। और 9वें नंबर पर दे रखे हैं मीना। सभी जातियां आपको ध्यान में रखनी है। 10 नंबर की बात करें तो नायकड़ा नायक, चोली वाला नायक, कापड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक है। और 11 नंबर पर आपकी पटेलिया, 12 नंबर पर शहरिया, सिहारिया और सहारिया। ये देखिए एक जैसे नाम लग रहे हैं लेकिन काफ़ी भिन्नता है इनमें, शहरिया, सिहारिया, सहारिया। तो ये अनुसूचित जनजातियां हैं। और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र देखिए, ये राजस्थान में दर्शाए हुए हैं मित्रों। अच्छे से PDF आपको मिल जाएगी, उसमें देखना। दक्षिणी राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं, दक्षिणी पूर्व में। अब देखिए इसकी थोड़ी सी डिटेल, अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व है मित्रों, दक्षिण पूर्व में स्थित 8 जिलों की 31 तहसीलों को मिलाकर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है। 8 जिले और उनकी 31 तहसीलें कौन से हिस्से में? दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। और जिसमें जनजातियों का सघन आवास है, बहुत ही घना आवास है। 2011 की जनगणना अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 64.64 लाख है। 64.64 लाख जनगणना 2011 के अनुसार। जिसमें जनजातीय जनसंख्या की बात करें, ये तो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या की बात हो गई मित्रों, 64.64 लाख। और जिसमें जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो 45.52 लाख है। 45.52 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42% है। 70.42% है। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र देखिए, भारतीय संविधान में पूरी डिटेल रखी गई है आपके सामने। भारतीय संविधान की धारा 244 फर्स्ट की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 फर्स्ट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित
कर सकते हैं। तो ये बातें 244 फर्स्ट की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 फर्स्ट के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से माना गया है। संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ है, ध्यान में रखें, एग्जाम में आ जाए तो आपके ध्यान में रहेगा कि इस अनुसूची में है, इस पैराग्राफ में है, तो वहाँ पर आप कर पाएंगे। और अनुसूची 5 के पैराग्राफ है 6/2 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं और किसी राज्य और राज्य के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त भी कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा इन अनुसूची 5 और 6(2) के अनुसार जारी किया जा सकता है कि वृद्धि करनी है या इसको निरस्त करना है, तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए भी नया आदेश दे सकते हैं। तो तीनों ही बातें हैं, वृद्धि के लिए, निरस्त करने के लिए और परिभाषित करने के लिए, फिर से परिभाषित करने के लिए नया आदेश दिया जा सकता है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वर्तमान की बात करें तो 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के राज्य हैं। तो ये संविधान में है आपकी 5वीं अनुसूची, उसके तहत ये क्षेत्र हैं, 10 राज्य हैं, नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र का विवरण देखिए। 19 मई 2018 की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया है। 19 मई 2018 की अधिसूचना के अनुसार संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र जिले, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र जिले, तो इसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ देखने को मिलते हैं, तो इनको क्या बोला गया है? संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र जिले। और इसमें आपके 3 हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान में ये स्थित हैं। और जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ आंशिक रूप से हैं वो क्षेत्र जिले उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा पाली हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी मित्रों। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 8 जिलों में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ संपूर्ण जिले, उदयपुर की 8 पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिरवा के 252, तहसील वल्लभनगर के 22 व तहसील मावली के 4 गांव और सिरोही जिले की आबू रोड तहसील एवं तहसील पिंडवाड़ा के 51 गांव, राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 व तहसील कुंभलगढ़ के 16 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांव तथा पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांवों को सम्मिलित किया गया है। और इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में आपकी भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख हैं। भील, मीणा, गरासिया व डामोर जो भी आवासित जनजातियां हैं उनमें शामिल किया गया है इनको प्रमुख रूप से। और देखिए इसके बारे में डिटेल अच्छे से जानते हैं मित्रों टॉपिक के बारे में, पीडीएफ में आप और गहराई पूर्वक देखना इनको। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजातीय समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई है, जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम हैं जो भी उनके विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति के लिए योजना और समन्वय किया जा सके।
तो इसके लिए स्थापना की गई है किसकी? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय समुदाय के समग्र विकास हेतु ये कार्यक्रम है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति के लिए योजना और समन्वय किया जा सके, इसके लिए जनजातीय विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया है या उदयपुर में स्थित है। जो भी ये योजनाएं हैं इनके क्रियान्वयन के लिए, विकास के लिए मुख्यालय है, विभाग का मुख्यालय वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब देखें मित्रों, विस्तार पूर्वक जानते हैं राजस्थान की जो भी जनजातियां हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में देखते हैं अच्छे से। पहली दे रखी है मीणा, आपकी मीणा समाज। तो देखिए निवास स्थान, इनके निवास स्थान की बात करें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, या इसको बोल सकते हैं पूर्वी क्षेत्र है, या पूर्वी क्षेत्र है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र मीणा समाज यहाँ पर देखने को मिलता है। और मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। क्या है? मछली। मीणा मीन धातु से बना है, मीन धातु से, और शाब्दिक अर्थ है मछली। पूर्वी क्षेत्र में या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में इनको देखा जा सकता है। मीणा जनजाति के गुरु की बात करें तो आचार्य मुनि मगन सागर हैं। आचार्य मुनि मगन सागर है मीणा जनजाति के गुरु। प्रत्येक डिटेल आप तक रखी जाएगी मित्रों, आप कितना पढ़ते हैं ये आप पर निर्भर है। मीणा पुराण आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है मीणा पुराण। ये आचार्य जो मुनि मगन सागर हैं उनके गुरु, उनके द्वारा रचित है, मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है। जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मित्रों ये। जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति या जनजाति कौन सी है? मीणा। बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या है तो वो स्थान है आपका जयपुर। मीणाओं का कुल देवता भूरिया बाबा या गौतमेश्वर है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मीणाओं का कुल देवता है। मीणा जाति के लोग जीण माता जो आपकी पड़ती है रेवासा सीकर में को अपनी कुल देवी मानते हैं। तो कुल देवता तो हो गए भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, और जो कुल देवी है वो है जीण माता। बाहुल्य क्षेत्र जयपुर हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या मीणाओं की देखने को मिलती है जनजातियों में। तो ये विशेष पॉइंट हैं। इसके अलावा देखें मित्रों, जयपुर में कछवा वंश का शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में मीणाओं का शासन था। जो कछवा वंश है उसके शासन के प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में, जयपुर में पड़ता है आपका आमेर, वहाँ पर मीणाओं का शासन था। ये बात भी ध्यान में रखें। जनजातियों में सबसे संपन्न तथा शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा है। मीणा वर्ग देखिए कौन कौन से मीणा वर्ग हैं। तो मीणा वर्ग में है मित्रों चौकीदार मीणा, राजकीय खजाने की सुरक्षा करने वाले, इनको बोलते हैं चौकीदार मीणा। और जमींदार मीणा है खेती व पशुपालन का कार्य करने वाले। चर्मकार मीणा, चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले मीणाओं को चर्मकार मीणा बोला जाता है। तो ये विशेष मीणा वर्ग हैं, चौकीदार, जमींदार, चर्मकार। दोबारा से देखें, चौकीदार बोलते हैं राजकीय जो खजाने हैं उनकी सुरक्षा करने वाले, जमींदार खेती व पशुपालन का कार्य करने वाले, और चर्मकार बोलते हैं चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले। आगे देखिए मित्रों, इसमें और भी हैं मीणा वर्ग में आपके। पड़िहार मीणा बोलते हैं मित्रों भैंसे का मांस खाने वाले। ये पाए जाते हैं टोंक व बूंदी क्षेत्र में भैंसे का मांस खाते हैं, इनको बोलते हैं पड़िहार मीणा। रावत मीणा सवर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले रावत मीणा हैं। और सुरते वाला मीणा अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले, यानी अन्य जातियों के साथ में विवाह कर लेते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो वो हैं आपके सुरते वाला मीणा। मीणा जाति के गांव उनको ढाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाणी। मीणा जाति के जो गांव हैं उनको ढाणी कहते हैं। गांव का मुखिया आपका पटेल कहलाता है। और भूरिया बाबा का मेला अरनोद
प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। भूरिया बाबा जो इनके कुल देवता हैं मीणाओं के, उनका मेला अरनोद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। और कुल देवी है जीण माता, उनका मेला रेवासा सीकर में नवरात्रों के दौरान आयोजित किया जाता है। एक और है देखिए चेरासी। चेरासी देखिए मीणा जाति की सबसे बड़ी पंचायत चेरासी पंचायतें होती है। मीणा जाति की सबसे बड़ी पंचायत चेरासी पंचायत, याद रखेंगे इसको, चेरासी पंचायत। और देखिए बुध देवता। बुध देवता मीणा जाति के देवी देवताओं को, जो भी देवी देवता हैं मीणा जाति के, उनको बुध देवता कहते हैं। नाता या नतारा प्रथा। नाता या नतारा प्रथा, इस प्रथा में विवाहित स्त्री, जो भी विवाहित स्त्री है, अपने पति बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, तो इसको बोलते हैं नाता या नतारा प्रथा। जो भी विवाहित स्त्री है अपने पति या बच्चों को दोनों को छोड़ देती है और दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, तो इसको नाता या नतारा प्रथा कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना देखिए किसे कहते हैं। यह मित्रों तलाक की प्रथा है। तलाक की प्रथा जिसके अंतर्गत पुरुष नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर उसे चेड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देता है, ऐसी स्त्री को समाज द्वारा परित्यागता माना जाता है। तो इसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधते हैं और उस चेड़ाई की तरफ से उसको फाड़कर पत्नी को पहना देता है पति, और ऐसी स्त्री को समाज द्वारा फिर परित्यक्ता माने लिया जाता है। वैसे तलाक ही होता है छेड़ा फाड़ना। झगड़ा राशि देखिए, झगड़ा राशि, जब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगाकर ले जाता है तो झगड़ा राशि के रूप में उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है, और जिसका झगड़ा राशि का निर्धारण पंचायत द्वारा किया जाता है। तो नाराज़गी होती रहती है पति पत्नी में मान लीजिए या अन्य में मान लीजिए, और जब कोई पुरुष है किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगाकर ले जा सकता है तो झगड़ा राशि के रूप में उसे जुर्माने के रूप में कुछ रुपए या राशि देनी पड़ती है, और उसका निर्धारण किया जाता है पंचायत के द्वारा। तो ये थी मित्रों आपकी राजस्थान की जनजातियों में पहली जनजाति मीणा। और अब देखते हैं भील जनजाति। भीलों के बारे में देखिए। भीलों का मुख्य निवास स्थान भूमध्य क्षेत्र उदयपुर, और मीणाओं की बात की जाए तो वो जयपुर था, और भीलों का मुख्य निवास स्थान कौन सा है, भूमध्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो पड़ता है आपका उदयपुर में। भील शब्द की उत्पत्ति बील है, यानी द्रविड़ भाषा का शब्द है, उससे हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, कमान है, कमान। इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है, वन पुत्र। इतिहासकार टोलमी ने भीलों को फिलाइट या तिरदाज, तिरदाज कहा है। तिरंदाज है या तिरदाज है, तिरदाज ही होगा, फिलाइट। तो दोनों का याद रखें। कर्नल टोड ने तो भीलों को वन पुत्र कहा है, टोलमी ने भीलों को फिलाइट या तिरदाज कहा है। और जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद दूसरे नंबर पर आपके क्या हैं, भील हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भीलों के घरों की बात की जाए तो उनको कू कहा जाता है, बड़ा कू, कू कहा जाता है। भीलों के घरों को टापरा भी कहा जाता है। कू के अलावा कू बोलते हैं घरों को। और दूसरा शब्द है आपका टापरा। टापरा में पड़ा रहे ऐसे बोलते हैं, टापरा में रहे, अपने टापरा में रहे, तो वही टापरा शब्द घरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भीलों की झोंपड़ियों के समूह को फला कहते हैं। जो भीलों की झोंपड़ियां हैं उनका जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। और भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं ध्यान में रखेंगे, भीलों से संबंधित हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पुनः देखें इसको, मीणा जनजाति के बाद दूसरे नंबर पर है भील, सबसे प्राचीन जनजाति है। घरों को कू बोलते हैं, इसके अलावा टापरा भी इनको बोला जाता है। और भीलों की जो झोंपड़ियों के समूह हैं उनको फला कहा जाता है। और भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। तो ये हैं, याद रखेंगे। गांव का मुखिया गमेती या पालती, गमेती या पालती कहलाते हैं, गांव के मुखिया को बोलते हैं। अब वस्त्र देखें मित्रों, भीलों के वस्त्र है डे ठेपाडा,
और डेपाडा, ठेपाडा और ढेपाडा। भील पुरुषों की तंग धोती को, भील पुरुषों की तंग धोती को क्या बोलते हैं? ठेपाडा या ढेपाडा। और खोयतू बोलते हैं भील पुरुषों की लंगोटी को, भील पुरुषों की लंगोटी को खोयतू बोलते हैं। भील पुरुषों की साधारण धोती की बात की जाए तो उसको फालू बोला जाता है। और भील पुरुषों का सफ़ेद सापा जो सिर पर बांधते हैं उसको बोलते हैं पोत्या। भील जाति की दुल्हन की पीले रंग की जो साड़ी है उसको पीरिया बोला जाता है, पीरिया। तो ये शब्द आएंगे मित्रों। अब पूछता कहाँ से अगला? मीणाओं से संबंधित पूछता है, भील से या गरासिया से, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड रहता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो ध्यानपूर्वक रखें, इनको याद रखें। भील पुरुषों की तंग धोती ठे पाडा या डे पाडा, और भील पुरुषों की लंगोटी को बोलते हैं खोयतू। भील पुरुषों की साधारण धोती है उसको फालू बोला जाता है। भील पुरुषों का सफ़ेद सापा पोत्या कहलाता है। भील जाति की दुल्हन की पीले रंग की साड़ी को पीरिया कहा जाता है। सिंदूरी देखिए किसको बोलते हैं? सिंदूरी बोलते हैं लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। तो ये तो सरल है, लाल रंग की साड़ी सिंदूरी। इसके अलावा देखिए मित्रों, एक शब्द दे रखा कछाऊ। कछाऊ देखिए, लाल व काले रंग का घाघरा जो औरतें पहनती हैं, लाल व काले रंग का घाघरा, तो उसको क्या बोलते हैं? कछाऊ कहा जाता है। इनके अलावा मेले देखिए, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को भरता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भीलों के लिए प्रसिद्ध है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है चैत्र अमावस्या को, और ये मेला भीलों का कुंभ भी कहलाता है। ये मेला क्या कहलाता है? भीलों का कुंभ कहलाता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को पड़ता है। भीलों का जो गोत्र है उसको अटक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अटक। याद रखेंगे, गोत्र गोत। भीलों का गोत्र अटक है। भील बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में भील पाए जाते हैं उसको कहते हैं भूमट, भूमट। और संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक भील आपके बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं। बांसवाड़ा में, दक्षिण राजस्थान में। भीलों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा काट्टा कहलाती है। काट्टा, मृत्यु भोज की प्रथा भीलों में काट्टा। आगे देखिए, केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी काला जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भीलों से संबंधित विशेषता है मित्रों। केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी और काला जी जो देवता हैं उनके चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठे नहीं बोला जाता है। ये आस्था है इनकी। और भीलों के लोकगीत की बात की जाए तो एक गीत है सुवटिया, जो भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उड़ियो रे उड़ियो टेढ़ो टेढ़ो जाए मारो सुवटियो, इस प्रकार का गीत गाया जाता है मित्रों। और राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है ये। किसके द्वारा गाया जाता है ये याद रखना आपको, भील स्त्री द्वारा, सुवटिया। हम सिडो, ये भील स्त्री व पुरुष द्वारा युगल रूप में गाया जाता है मित्रों, हम सिडो। और सुवटिया सिर्फ स्त्रियों के द्वारा। तो ये कंपैरिजन है, तुलनात्मक रूप से इसको ध्यान में रखेंगे। भीलों के विवाह देखें मित्रों, भीलों के विवाह पहला दे रखा है हरण विवाह। हरण विवाह देखिए किसको बोलते हैं? लड़की को अगर भगाकर किया जाने वाला विवाह है, लड़की को जो लड़का है वो भगाकर ले जाता है, तो उस इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं? हरण विवाह कहते हैं। और परीक्षा विवाह देखिए, इस विवाह में पुरुष के साहस का प्रदर्शन होता है, यानी पुरुष कितना साहसी है उसके प्रदर्शन के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, तो इसको बोलते हैं परीक्षा विवाह। इसके अलावा देखिए भीलों के अन्य विवाह कौन कौन से हैं? कर्रे विवाह, या इसको दापा करना भी बोलते हैं, कर्रे विवाह। वर द्वारा वधु का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह, यानी वर को अगर वधु ले जानी है मित्रों तो उसका मूल्य चुकाना होगा, उसका मूल्य चुकाना होगा। इस प्रकार का विवाह भीलों में देखने को मिलता है। चाहे उनके माता पिता को रुपए दे दें या वधु को देते हैं, वो तो उस स्थिति पर निर्भर करता है, वहाँ की किस प्रकार की कंडीशन वो सामने रखते हैं वर वर के सामने, लेकिन मूल्य चुकाना पड़ता है इस प्रकार के विवाह में। इसको बोलते हैं दापा करना या क्रय विवाह। सेवा विवाह देखिए,
सेवा विवाह किसको बोलते हैं? शादी से पूर्व लड़का अपने भावी जो भी सास ससुर हैं उनकी सेवा करता है, तो पहले सेवा करनी पड़ेगी मित्रों। अगर भीलों में इस प्रकार का विवाह होता है तो इसको जो भी वर है उसको सेवा करनी पड़ेगी सास ससुर की, तभी वह वधू को ले जा सकता है। इसको बोलते हैं सेवा विवाह। और नेक्स्ट है हट विवाह। हट विवाह लड़के तथा लड़की द्वारा भाग कर किया जाने वाला विवाह। लड़के और लड़की दोनों ही भाग जाते हैं और इस प्रकार के विवाह को हट विवाह कहते हैं। एक ऊपर आपने देखा था उसमें लड़का भगा के ले जाता है, तो इसको हरण विवाह कहते हैं। लड़की को भगा कर किया जाने वाला विवाह हरण विवाह। दोनों में अंतर याद रखें। और ये हट विवाह है मित्रों, इसमें तो दोनों ही भाग गए थे, लड़का लड़का हो या लड़की हो, हट कर लिया है दोनों ने कि हम तो बस शादी करेंगे, आपस में ही करेंगे, तो इसको हट विवाह कहते हैं। अन्य प्रथाएं देखिए जो बिलों से संबंधित हैं। एक है मित्रों आपकी हाथी वेडो। हाथी वेडो देखिए, बिलों में प्रचलित विवाह की प्रथा जिसके अंतर्गत बांस पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। यानी बांस पीपल और सागवान का वृक्ष उनके समक्ष उनके सामने फेरे लिए जाते हैं और इसमें वर को हरण तथा वधू को लाडी कहते हैं। तो ये है हाथी वेडो प्रथा है इनकी बिलों की, विवाह की प्रथा है, प्रचलित विवाह की प्रथा। तो याद रखेंगे बांस पीपल या सागवान के वृक्ष समक्ष फेरे लिए जाते हैं और वर को हरण कहा जाता है और वधू को लाडी कहते हैं। अगला है भंगोरिया उत्सव। देखिए भंगोरिया भीलों में प्रचलित उत्सव जिसके दौरान भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। भीलों में प्रचलित उत्सव है मित्रों ये, जिसके दौरान भील हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और इसको ही क्या कहा जाता है, भंगोरिया उत्सव। खेती देखिए कौन कौन सी खेती करते हैं भील। ये खेती हैं, पहली है झुनिंग कृषि। झुनिंग कृषि देखिए, पहाड़ों पर वनों को काटकर पहाड़ों पर वनों को काटकर या जलाकर भूमि साफ की जाने वाली कृषि जिसे ची माता भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि की जाती है, पहाड़ों पर जो भी वन है उनको काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, भूमि को साफ करते हैं और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है, तो इसको ची माता भी कहते हैं और अन्य नाम है इसका झुनिंग कृषि। वालर या दजिया। वालर या दजिया देखिए, ये कृषि मैदानी भागों को, यहाँ पर तो पहाड़ों की बात हो रही थी मित्रों, और यहाँ पर मैदानी भागों को साफ कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, वालर या दजिया कहते हैं। और ये भीलों की कृषि से संबंधित है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि। भीलों के जो कुल देवता हैं वो टोटम देव हैं मित्रों। भीलों के कुल देवता टोटम देव और कुल देवी है आमजा माता या केलड़ा माता, जो आपकी केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। भीलों की कुल देवी आमजा माता, केलड़ा माता और कुल देवता टोटम देव। फायरे फायरे भील जाति का रण घोष है। युद्ध में जाते हुए जो घोष किया जाता है फायरे फायरे, वो भील जाति का रण घोष है। नृत्य की बात करें तो गवरी राई, गवरी या राई, गेर, द्विचक्की, हाथीमना, घूमरा, ये नृत्य हैं भीलों के। तो इन नृत्यों के बारे में विस्तार पूर्वक आगे के जो भी नृत्य टॉपिक है आपका उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भीलों से संबंधित नृत्य हैं गवरी राई गेर द्विचक्की हाथीमना घुमरा हैं। और कांडी देखिए, कांडी भील भील हैं वो कांडी शब्द को माली मानते हैं। क्या मानते हैं, माली मानते हैं कांडी शब्द को। मज़ा आ रहा होगा साथियों, पूरा टॉपिक देखें, शानदार फैक्ट्स हैं। फालतू का फैक्ट्स यहाँ पर कोई भी शामिल नहीं किया जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को शामिल किया गया है। भराड़ी देखिए, भराड़ी भील जाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है, यानी विवाह करते हैं भील जातियों में, उस समय एक लोक देवी का कोई भित्ति चित्र बनाते हैं और उस भित्ति चित्र को क्या कहते हैं, भराड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भराड़ी कहा जाता है। ये दो जातियाँ हो गई आपकी जनजातियाँ, मीणा और भील। अब देखिए तीसरे नंबर की गरासिया। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है। तो ये प्रमुख स्थान हो गए इनके लिए। गरासियों के जो घर हैं उनको घेर कहते हैं। क्या कहते हैं, घेर। और गरासियों के गांव फालिया कहलाते हैं। दो चार बार लिखेंगे मित्रों इनको, मीणाओं के अलग और भीलों के अलग
पर ग्रासियों के अलग तो याद हो जाएंगे। ग्रासियों के घर घेर कहलाते हैं, ग्रासियों के गांव फालिया कहलाते हैं, गांव का जो मुखिया है वह कहलाता है आपका सहलोत। क्या बोलते हैं? सहलोत बोलते हैं उसको। आगे देखिए इसमें सोहरी। सोहरी देखिए किसको बोलते हैं? अनाज संग्रहित करने की जो कोठियाँ हैं, अनाज संग्रहित करने की कोठियाँ, उनको क्या कहते हैं? सोहरी बोलते हैं। और कौन बोलते हैं? ग्रास या जनजाति। कांदिया देखिए, ग्रास या जनजाति में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा, मृत्यु भोज की ये प्रथा है, इसको क्या बोलते हैं? कांदिया कहा जाता है। हरी बावरी देखिए, ग्रास या जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि, सामूहिक रूप से ग्रास या जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? हरी बावरी, सामूहिक रूप से। हेलरू देखे किसको कहते हैं? हेलरू ग्रास या जनजाति के विकास के लिए कार्य करने वाली सहकारी संस्था हेलरू कहलाती है। विकास के लिए कार्य करने वाली सहकारी संस्था हेलरू कहलाती है। तो मित्रों इनको तो याद करना पड़ेगा आपको, कोई इनके लिए ट्रिक नहीं है। ग्रास या जनजाति के लोग एक से अधिक पत्नियां संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। अगर उनके एक से अधिक पत्नियां हैं तो उनको संपन्न माना जाता है। ग्रास या जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानते हैं। और हुर्रे देखिए, हुर्रे ग्रास या जाति के लोग मृतक व्यक्ति की स्मृति, मृतक व्यक्ति की स्मृति यानी उनको याद किया जाता है, जो मिट्टी का रूप मारक बनाते हैं, रूप मारक बनाते हैं, उसको कहते हैं हुर्रे। उसको क्या कहते हैं? हुर्रे कहते हैं। ग्रास या जाति के लोग जो भी मृत व्यक्ति है उसकी स्मृति यानी उनको याद किया जाता है पुनः, और मिट्टी का कुछ उनसे संबंधित है मारक या चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हुर्रे। ग्रास या जाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील जो आपकी पड़ती है माउंट आबू में, वहाँ पर करते हैं। तो ये निश्चित जगह दे दी गई है उनके लिए। ग्रास या जाति के लोग मृतक व्यक्ति हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील, माउंट आबू में। और देखिए ग्रासियों से संबंधित है, गौर का मेला, अंजारी का मेला ग्रासियों का प्रमुख है, जो सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। मन खारो मेलो, मन खारो मेलो चिपानी क्षेत्र गुजरात में बढ़ता है। मन खारो मेलो, मन खारो। विवाह देखिए, विवाह किस प्रकार के होते हैं ग्रासियों में? एक है मोर बांधिया विवाह। मोर बांधिया विवाह सामान्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होने वाले विवाह को क्या कहते हैं? मोर बांधिया विवाह कहा जाता है। किसमें? ग्रास या जनजाति में। पहरावना विवाह देखिए, पहरावना, पहरावना ऐसा विवाह जिसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे, विशेष है पहरावना विवाह ग्रास या जनजाति में ऐसा विवाह जिसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं। तड़ना, तड़ना विवाह यानी लड़की को भगाकर किया जाने वाला विवाह, तो इसको ग्रास या जनजाति में तड़ना, तड़ना विवाह कहते हैं। लड़की को भगा ले जाता है साथ में। नृत्य, नृत्य देखिए ग्रासियों के, वालर, लूर, कूद, जवारा, मांदल और मोरिया, ये नृत्य हैं। नृत्यों का एक अलग से टॉपिक है मित्रों, तो उसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ नृत्यों के बारे में ध्यान में रखें कि कौन सा नृत्य है, किस जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपकी सहरिया, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति यानी पीटीजी में शामिल किया गया है। तो पिछड़ी जनजाति है ये सहरिया, सबसे पिछड़ी। और यह जाति राज्य में 12 जिले में, 12 जिले की शहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। इस जनजाति में भीख मांगना वर्जित है। ये जाति की खासियत है मित्रों, भीख नहीं मांगते हैं सहरिया जनजाति के लोग। और सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। टापरी देखिए किसको कहते हैं? शहरियों के मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस के बने घरों को टापरी कहते हैं। टोपा या गोपना या कोरवा घने जंगलों में पेड़ों पर या बलियों पर जो मचान नुमा झोंपड़ी बनाते हैं उसको कहते हैं टोपा, गोपना या कोरवा। घने जंगलों में पेड़ों पर या जो बलिए होते हैं लकड़ी के बने हुए
उन पर मचान नुमा झोंपड़ी बनाते हैं, उनको कहते हैं टोपा। शहरियों की बस्ती को शहराना शहराना कहा जाता है, शहरियों की बस्ती को। आगे देखिए, बहुत ही लंबा टॉपिक है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, और सहरिया जनजाति के गांव को शहरोल कहलाते हैं या कहा जाता है। कुशीला देखिए, कुशीला। सहरिया जनजाति में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी से निर्मित जो कोठियां हैं उनको कुशीला कहा जाता है। बडेरी, आटा संग्रह करने का पात्र बडेरी कहलाता है। आटा जिसमें संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है आटे को, वो बडेरी है। अनाज संग्रहित करने की जो मिट्टी की निर्मित कोठियाँ बनाई जाती हैं उनको कुशीला कहते हैं। सहरिया जनजाति के गांव शहरोल कहलाते हैं, और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। कुल देवता देखे सहरिया जनजाति के तेजाजी हैं, वह कुल देवी कोडिया देवी है। कोडिया देवी। सहरिया जनजाति के गुरु महर्षि वाल्मीकि हैं। सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत की बात करें तो वो चेरसिया कहलाती है, चेरसिया। और जिसका आयोजन सीताबाड़ी नामक स्थान पर वाल्मीकि जी के मंदिर में होता है। सबसे बड़ी जो पंचायत है चेरसिया, उसका आयोजन सीताबाड़ी नामक स्थान पर वाल्मीकि जी के मंदिर में होता है मित्रों। वस्त्र देखिए इनके, सलूका। पुरुषों की जो अंग रखी है उसको सलूका कहते हैं। खपटा बोलते हैं पुरुषों के सापे को या सापा। पंछा बोलते हैं पुरुषों की धोती को। तो ये तीन प्रमुख हैं। सलूका पुरुषों की अंग रखी, पुरुषों का सापा खपटा कहलाता है, पुरुषों की धोती को पंछा बोलते हैं। मेले देखिए कौन कौन से मेले हैं। ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति से संबंधित सीताबाड़ी का मेला 12 में वैशाख अमावस्या को सीताबाड़ी नामक स्थान पर भरता है, और यह मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट मेला है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला ये भी 12 में है। यह मेला मित्रों कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, और जो सहरिया जनजाति है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। 5वीं जो जनजाति आपकी कंजर है। यह जनजाति राज्य में हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। हाड़ौती क्षेत्र में कंजर शब्द कानन चार से उत्पन्न हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर शब्द कानन चार से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला। और जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? हाड़ौती क्षेत्र में। कंजर जनजाति अपराध प्रवृत्ति के लिए ख्यात है। अपराध की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कंजर जनजाति में। कंजर जनजाति के लोग मृतक व्यक्ति के मुख में शराब की बूंदें डालते हैं। तो ये इनका एक रीति रिवाज या प्रथा बोल सकते हैं। जो भी मृत व्यक्ति हो गया है, मर गया है, उसके मुख में शराब की बूंदें इनके द्वारा डाली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए पाती मांगना। पाती मांगना। कंजर जनजाति के लोग अपराध करने से पूर्व है अपने आराध्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब अपराध करने के लिए जाते हैं तो उससे पूर्व, उससे पहले अपने आराध्य देव का आशीर्वाद लेते हैं, और उसको कहते हैं पाती मांगना। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी इनकी विशेषताएं हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठे नहीं बोलते हैं कंजर जनजाति के लोग। अब देखें अन्य इनकी विशेषताएं कंजर जनजाति के लोगों की। कंजर जनजाति के लोग, इनका कुल देवता है हनुमान जी, तथा कुल देवी चेत माता है। कौन सी है? चेत माता। और मेला देखिए चित्थर माता का मेला चेत का बरबड़ा सवाई माधोपुर में भरता है। यह मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को चित्थर माता का मेला चेत का बरबड़ा सवाई माधोपुर में। और यह मेला कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है, चित्थर माता का मेला। याद रखेंगे इसको। इस जनजाति के घरों में मुख्य दरवाजे के स्थान पर छोटी छोटी खिड़कियां बनी होती हैं।
मुख्य दरवाज़ा नहीं होता है मित्रों। मुख्य दरवाजे के स्थान पर क्या होती हैं, छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं जो भागने में सहायता करती हैं। अब चोरी करेंगे तो भागने के लिए दरवाजे तो छोड़ेंगे ही मित्रों, इसलिए कोई मुख्य दरवाज़ा न होकर के क्या बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं जो भागने में इनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए नृत्य इनका। तो कंजरी जो जनजाति है उसका नृत्य है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य क्या होता है इसकी डिटेल बाद में बताएंगे मित्रों, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, फिर नृत्यों में इनको शामिल कर लिया जाएगा। अभी तो आप इतना ध्यान में रखें चक्री नृत्य। नेक्स्ट है आपकी कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति राज्य में उदयपुर जिले की कोटड़ा जालोड़ व सराड़ा तहसीलों में निवास करती है। यह जनजाति मूल रूप से कहाँ की है, महाराष्ट्र की है कथोड़ी। और जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष से मानी जाती है। खेर के वृक्ष से कत्था, जो पान वगैरह में लगाया जाता है कत्था, वो तैयार करने में दक्ष से मानी जाती है। आगे देखिए इसमें कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फड़का। कथोड़ी अपने जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि बहुत फिड़का कर रही है रे, तो बहुत फिड़के करती है, उसी प्रकार से ये फड़का शब्द है मित्रों। वहाँ की जो जनजाति की महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में, मराठियों की जो साड़ियाँ बांधने का तरीका है उसी प्रकार से साड़ियाँ पहनती हैं और उसको क्या कहते हैं, फड़का बोलते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो तारपी, पावरी, ये सुशील श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं, ये काम में लेते हैं। नृत्यों की बात की जाए तो मावलिया और होली ये प्रमुख हैं। और इनकी विशेषताएं देखिए, ये दूध नहीं पीते हैं, ये दूध नहीं पीते हैं कथोड़ी जनजाति के लोग। कथोड़ी जनजाति का पसंदीदा पेय पदार्थ महुआ की शराब है। शराब पियेंगे तो दूध कैसे पियेंगे मित्रों। गाय तथा लाल मुंह वाले बंदर का मांस खाना इनको पसंद है। गाय तथा लाल मुंह वाले बंदर का मांस खाना इसको पसंद है, इसलिए दूध नहीं पीते हैं मित्रों। डामोर देखिए, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में डामोर जनजाति आपकी निवास करती है। उत्पत्ति की बात की जाए तो राजपूतों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इस जनजाति के लोग एकलवादी होते हैं। शादी होते ही लड़के को मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है, यानी अकेला उसको कर दिया जाता है, तो इसलिए एकलवादी होते हैं। शादी कर दी, अब भाई तू जाने तेरा काम जाने, और उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये विशेषता है। ये मांसाहारी भी होते हैं। और इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान अधिक आभूषण धारण करते हैं। पुरुष हैं वो भी महिलाओं के समान ही क्या करते हैं, अधिक आभूषण धारण करते हैं, तो महिलाएं ये भी बन जाती हैं फिर। डामोर जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी कहा जाता है। चाड़िया देखिए, चाड़िया किसको बोलते हैं, चाड़िया। होली के अवसर पर, होली जो त्यौहार है उसके अवसर पर डामोर जनजाति द्वारा आयोजित उत्सव उसको कहते हैं चाड़िया। क्या कहते हैं, चाड़िया। और मेला है मित्रों 11 से रेवाड़ी का मेला। 11 से रेवाड़ी का मेला ये डामोर जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। और बढ़ता कब है, डूंगरपुर में अगस्त सितंबर माह में बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए सांसी। 8वीं आपकी जनजातियों में सांसी। खाना बदोश जीवन यापन करने वाली सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती है। कहाँ पर, भरतपुर में। और सांसी जनजाति की उत्पत्ति की बात करें तो सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। सांसी जनजाति के 2 वर्ग हैं, बीजा यानी धनाढ्य वर्ग और माला यानी गरीब वर्ग। एक तो बीजा बोलते हैं वो तो आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है, और माला जिसको बोलते हैं वो गरीब वर्ग है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। अगर विधवा हो गई है तो उसका विवाह नहीं किया जाता है। विधवा विवाह का प्रचलन वहाँ पर नहीं है। इस समाज में किसी विवाद की स्थिति में हरिजन व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। जो हरिजन जाति के लोग हैं उनमें से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है
और उस विवाद को सुलझाया जाता है। मेला देखिए, पीर बल्लू शाह का मेला। पीर बल्लू शाह का मेला है जो सांगरिया में पड़ता है, जून माह में आयोजित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए मित्रों, शानदार हैं ये भी, इसलिए इनको शामिल किया गया है। राज्य की अधिकांश जनजातियां उदयपुर जिलों में, जो भी जनजातियां हैं अधिकांश कहाँ हैं, उदयपुर जिले में निवास करती हैं। याद रखेंगे इसको। अगर आपको वास्तविकता में जब आंसर नहीं मालूम हो जनजातियों से संबंधित है, अगर जिला पूछ लिया जाए तो अधिकांश जनजातियां उदयपुर में हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा उधर भी हैं। लोकाई कांदिया, लोकाई या कांदिया देखिए, आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा, ये क्या कहलाती है? लोकिया या कांदिया, भराड़ी, ये सभी देख लिया आपने वैसे तो। आदिवासियों विशेषकर भीलों में प्रचलित है वैवाहिक भित्ति चित्रण की लोक देवी है, उसको क्या बोलते हैं? भराड़ी। और ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की विशिष्ट परंपरा है। जिस भील कन्या का विवाह होता है उसके घर की दीवार पर जमाई के द्वारा हल्दी रंग से लोक देवी का चित्रण किया जाता है, तो इसको भराड़ी बोलते हैं। लीला मोरिया संस्कार देखिए, लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में प्रचलित विवाह से संबंधित ये भी क्या है? एक संस्कार है लीला मोरिया संस्कार। हलमा, हांडा, हिड़ा, हलमा, हांडा या हिड़ा आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की प्रथा या भावना है ये। हमेलो देखिए, हमेलो आदिवासियों में प्रचलित जनजातीय उत्सव है जिसका आयोजन माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा किया जाता है। माणिक्य लाला वर्मा। इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना है। तो ये है हमेलो आपका। नात्रा प्रथा देखिए, नात्रा आदिवासियों में प्रचलित विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, नात्रा या नाता। मारू ढोल गंभीर संकट अथवा विपत्ति के समय ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से ढोल बजाना अर्थात सहयोग के लिए पुकारना, इसको बोलते हैं मारू ढोल। गंभीर संकट हो या विपत्ति का समय हो तो ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़कर जोर जोर से ढोल को बजाया जाता है। फायरे फायरे भीलों का रण घोष है। किक मारी देखिए, किक मारी विपदा के समय जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ किक मारी बोलते हैं। पखरिया जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पखरिया कहा जाता है। ये सम्माननीय शब्द है, सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है भील को, अगर सैनिक के घोड़े को मार देता है तो। नेक्स्ट देखिए मोताणा। मोताणा देखिए उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है ये, जिसके अंतर्गत खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है और वसूली गई राशि बढ़ोतरा कहलाती है। तो खून खराबा अगर कर दिया जाता है तो उससे जुर्माना लिया जाता है, इसको बोलते हैं मोताणा। दापा करना देखिए आदिवासियों में विवाह के लिए वर द्वारा वधू का चुकाया गया मूल दावा, यानी जो भी रुपए चुकाए जाते हैं उसको बोलते हैं दापा करना। बपोरी देखिए किसको बोलते हैं? दोपहर के विश्राम का समय बपोरी कहलाता है। दोपहर में जो भी विश्राम किया जाता है उसको बपोरी कहते हैं। मावड़िया, मावड़िया बोलते हैं आदिवासियों में प्रचलित बंधुआ मजदूर प्रथा को मावड़िया कहते हैं। अन्य नाम की बात की जाए तो सागड़ी और हाली भी इसको बोलते हैं, मावड़िया को सागड़ी हाली। नेक्स्ट देखिए आपकी हुंडेल प्रथा। हुंडेल प्रथा जब दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सामूहिक रूप से अपने सीमित संसाधनों द्वारा जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं हुंडेल प्रथा। दो या दो से अधिक परिवार मिलते हैं और सामूहिक रूप से अपने सीमित संसाधन, अगर संसाधनों की कमी भी है फिर भी किसी कार्य को वो संपन्न करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हुंडेल प्रथा कहते हैं। तो ये था मित्रों आपका राजस्थान की जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित एक शानदार टॉपिक। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, जो भी फैक्ट्स मेरे द्वारा बताए गए हैं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और मित्रों जितना हो सके कमेंट किया करो,
अगर कोई भी कमी रहती है तो वो सुधार की जाएगी। और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मित्रों मुझे पता नहीं चलेगा। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो वो पता कैसे चलेगा? तो आपके द्वारा ही ये पता चल पाएगा कि कोई कमी रही है या नहीं रही है। तो प्लीज़ कमेंट करें मित्रों। ये चैनल आपके परिवार की तरह है। आप आपको इससे सहयोग प्राप्त हो रहा है तो कम से कम अपनी बातों को ज़रूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक